नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदित्य भारत न्यूज़ के शो जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संदीप यादव जी। खास मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सन 2022 चुनाव पास में आने वाले हैं, इस पर आपकी पार्टी का क्या रणनीतियाँ हैं और क्या तैयारियाँ हैं और कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत हम लोग की तैयारियां उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर हैं। माननीय श्री शिवपाल यादव जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका साफ निर्देश है कि हम लोगों को अपने दम पे अकेले चुनाव की तैयारियां करनी है। उनके निर्देशानुसार लखनऊ जिले की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ जिले के जिला अध्यक्ष माननीय श्री रंजीत यादव जी और जिला अध्यक्ष माननीय श्री जयसिंह यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अपने बूथ सम्मेलन स्टार्ट कर दिए हैं। बूथ कमेटियों का निर्धारण हो रहा है और हम लोगों ने एक गांव-गांव पाँव कार्यक्रम भी हम लोग दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी हम लोगों ने ये कार्यक्रम संचालित किया था, जिसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव घूमते हुए हम लोगों ने जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित किया, जनता की समस्याएं ली और उन समस्याओं को लेकर के सक्षम अधिकारियों तक गए। हम लोगों ने नगर पंचायतों का घेराव किया, तहसीलों का घेराव किया, डीएम को भी ज्ञापन दिया गया और जिसका हमें व्यापक जन समर्थन भी पंचायत चुनाव में मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लगभग 500 सीटों पे हमारे जिला पंचायत सदस्य जीत करके आए। तो ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो हम लोग का प्रदर्शन रहा है, ये सब जनता के आशीर्वाद से रहा है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी बेहतर परिणाम देगी और हम लोग सत्ता में आएंगे। तो आपका कहना मतलब है कि अगली बार जो मुख्यमंत्री होंगे वो शिवपाल यादव ही होंगे? यही यकीनन आप ये कह सकते हैं कि जनता का जिस प्रकार से हमें प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, उसके सापेक्ष में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक मजबूत जीत के साथ आएगी और हम लोग सत्ता में होंगे। क्या आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेगी या विलय करेगी? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने विभिन्न मंचों से कई बार कहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कतई समाजवादी पार्टी के साथ विलय नहीं करेगी। हाँ, गठबंधन तो हो सकता है लेकिन विलय कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो है भाजपा से जो गठबंधन कर ले? आपके सवाल का उत्तर मैं देना चाहता हूं कि आपने खुद भी देखा होगा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। हम लोग हमेशा ही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर के हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया है, सड़कों पर उतरे हैं, हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी हैं और विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। तो भाजपा के साथ गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं है। इस समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि सन 2022 चुनाव आने वाले हैं पास में और राम मंदिर का मुद्दा चल ही रहा है। राम मंदिर निर्माण पर क्या भाजपा को क्या फ़ायदा मिलेगा? भाजपा सरकार राम मंदिर को और राम जी को हमेशा ही फ़ायदे की दृष्टि से ही देखती आई है। आज आप जब भी भाजपा के किसी भी नेता से मिलेंगे, अगर उनसे कोई सवाल पूछेंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है तो वो कहेंगे कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप उत्तर प्रदेश में पूछेंगे रोजगार की क्या स्थिति है, कितने रोजगार दिए जा रहे हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उनके लिए राम मंदिर केवल लाभ का विषय है, उनको राम मंदिर से केवल लाभ कमाना है। लेकिन मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि राम मंदिर का निर्माण माननीय सुप्रीम कोर्ट की निर्देशों के अनुपालन से ही हो रहा है। हम सभी चाहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, लेकिन राम मंदिर का जिस प्रकार से उन्होंने औद्योगिकरण करना चाह रहा है, उसका जो लाभ लेना चाह रहे हैं वो कतई नहीं होना चाहिए। आज राम मंदिर के नाम पे जो लूट खसोट हो रही है, आपने देखा होगा अयोध्या में कैसे ही ज़मीनों को लेकर के बंटाबांट हो रही है, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, उसमें लूटपाट मची हुई है। ये सब इनकी नीतियों का ही दुष्परिणाम है। राम जी आस्था के विषय है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा था ये कि कोरोना काल के जो प्रोटोकॉल जो बनाए गए हैं, नियंत्रण के लिए जो बनाए गए हैं, इस पे आपका सोचना, आपकी पार्टी का क्या सोचना है? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। कोरोना की उत्पत्ति जैसे सवालों के जवाब तो विशेषज्ञ ही देंगे, जो भी हमारे चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, वो तो देंगे ही। लेकिन देश के अंदर कोरोना कैसे आया, ये मेरे हिसाब से भाजपा सरकार की नाकामियाँ है। जब 30 जनवरी को देश में पहला कोरोना का पेशेंट रिकग्नाइज़ किया गया था, तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई करने में भाजपा ने विफलता दिखाई। आखिर क्या ज़रूरत थी कि देश में नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम को किया जाए? क्या देश का गरीब कोरोना के लिए जिम्मेदार है? कतई नहीं है। वो विदेशों में नहीं गया था, जो विदेशी भारत आए थे कोरोना को लेकर आने वाले वो थे। कितने लोग जो मीलों मील पैदल चले, जो हमारी माताएँ बहनें जिन्होंने सड़कों पर प्रसव किया और जो मर गई हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है। इनकी नीतियों ने ही आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को कब्रिस्तान बना दिया है।
गंगा किनारे जो लाशें जली, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाजपा की नीतियाँ ही जिम्मेदार हैं। और अगर आप बात करना चाहेंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने इस कोरोना काल में क्या कार्य किए हैं, तो हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरे 75 जिलों में उन्होंने लोगों की मदद की है। कोरोना के प्रथम लहर के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने लोगों के ठहरने का इंतजाम किया, उनके भोजन का इंतजाम किया और उनको उनके गंतव्य तक, उनके गांवों तक पहुंचाने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। और दूसरी लहर में भी हमारी पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। हमने लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, बेड सुनिश्चित कराए, ऐसे तमाम काम किए गए हैं, दवाइयाँ बांटी गई हैं। तो ये सब काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुपालन में हम सभी लोगों ने किए हैं। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रदेश कार्यालय में किसान सम्मेलन हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को उधार देंगे, किसानों के इस अस्तित्व की लड़ाई को हम कम नहीं होने देंगे। जैसा कि आपने बताया, और ऐसे एक सवाल मेरा ये है कि इस समय चुनाव जो पास आने वाले हैं, बार बार मेरा मुद्दा यही है कि चुनाव पास आने वाले तो हर पार्टियां मैदान में रहती हैं, ठीक है। और इस समय जो ब्राह्मणों को वोट के चक्कर में जो हर पार्टियां मैदान में हैं, तो क्या आपकी पार्टी भी यही काम कर रही है कि आपकी पार्टी भी आगे है, ब्राह्मणों को भी पकड़ रही है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समानता में विश्वास रखती है। हम चाहते हैं कि इस देश में धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना लोगों को आगे बढ़ने के समान अवसर सुनिश्चित किए जाए। तो जातिगत चीज़ों को लेकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारे केंद्र बिंदु में गांव, गरीब, किसान, नौजवान हैं। हम उनको लेकर के ही हमारे आगे की रणनीतियाँ बन रही हैं। उन रणनीतियों को लेकर के हम लोग एक बार फिर से जनता के बीच जाएंगे और जनता के हित के काम करेंगे। सरकार आने पर आपके जैसे आप बता रहे हो कि जनता के बीच में हम हैं, सरकार आने पर क्या आपकी पार्टी जो महंगाई इस समय जब पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गया, तो क्या उसके बारे में क्या सोचना है आपकी पार्टी की? बिल्कुल, ये सब विषय हमारे केंद्र बिंदु में रहेंगे, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आज महंगाई क्यों बढ़ी। आज जब ये कहते हैं कि क्रूड ऑयल बढ़ गया है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, लेकिन जब क्रूड ऑयल के दाम आज न्यूनतम स्तर पे हैं तो ये पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। इनका केवल उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से गरीब जनता का खून चूसा जाए। ये उसी के अनुसार काम कर रहे हो, अपना खजाना बढ़े। इनके लिए केवल इनके केंद्र बिंदु में इनके अंबानी अडानी ही हैं, गरीब जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो हम अगर सत्ता में वापस आएंगे तो जो भी राज्य स्तरीय जो भी निर्णय लिए जा सकते हैं, करों में जो भी छूट दी जा सकती है वो दी जाएगी और जनता की भलाई के जो भी कार्य वो किए जाएंगे। यकीनन महंगाई को नियंत्रण में करने के काम किए जाएंगे। जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है जनता को लूटने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में शौचालय भी दिया गया, फ्री गैस कनेक्शन भी वितरण किए गए, जनधन जो योजना जो अकाउंट खोले गए, सब फ्री में है। क्या आपकी पार्टी को आपको नहीं लगता कि ये काम सरकार कर रही है? ये इससे पहले कोई भी जो सरकार थी, क्या उसने ये चीज़ गरीबों के लिए किया? आप एक फ़ोटो लेके आइए, आपका अकाउंट खुल जाता है। किसान इस समय जैसे किसानों का मुद्दा आपने बताया, किसानों के बारे में, किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपये जा रहे हैं, इन सब का क्या मतलब है? देखिए, ये तो जनता को मूर्ख बनाने का काम है। किसान सम्मान निधि के नाम पर जनता को किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। एक तरफ ये किसानों के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं और कुछ समय बाद उसी पैसे को वापस विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कहाँ किसानों का सम्मान किया जा रहा है? बात अगर उज्ज्वला योजना की जाएगी तो उज्ज्वला योजना तो अपने आप में एक मजाक बन के रह गई है। उज्ज्वला योजना का नाम तो बदल के कुछ और रख देना चाहिए। तो क्या रख देना चाहिए? जैसे कि उज्ज्वला योजना के तले तो अंधेरा हो गया। एक तरफ तो वो फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं और दूसरी तरफ सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँच गए, 1000 रुपये पार कर रहे हैं। गरीब जनता कैसे वहन करेगी? क्या इसका कोई निर्धारण है? उनको सब्सिडी दी जाएगी? जो सब्सिडी दी जा रही थी वो तो उन्होंने खत्म ही कर दी है। नहीं, खत्म नहीं कर दी। 35 रुपये में 1000 रुपये का सिलेंडर गरीब जनता कैसे खरीद पाएगी? आप बताएं। नहीं तो क्या इससे पहले जो सरकार थी, क्या उसमें सिलेंडर जो है 900 रुपये नहीं था? कहाँ था? 450 रुपये सिलेंडर था, जिसमें भी अच्छा खासी सब्सिडी दी जाती थी। 200-250 रुपये सब्सिडी जाती थी, वो सब तो खत्म कर दिया गया। नहीं, सरकार की तो और भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि शौचालय का है, हर गांव में शौचालय मिल रहे हैं। उसमें भी काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। किसानों जो शौचालय बनाए गए उनका भी बेतरतीब तरीके से उनका भी निर्धारण किया गया। वो उनके साइज आपने देखो इतने छोटे बनाए गए, जिसमें लोग गरीब जनता जा भी नहीं सकती है। लोगों के बैठने की सही से व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो औचित्यहीन है। जनता की दृष्टिगत ये सबका निर्माण नहीं किया गया है, प्रॉपर गाइडेंस में इनका निर्माण नहीं किया। इन पर अगर जाँच की जाएगी तो इसमें भी करोड़ों का भ्रष्टाचार आप सामने पाएंगे। और मैं तो आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग जो समाज के
जो चौथे स्तंभ में आप लोग को खुल करके इस विषय में आना चाहिए और गाँव घूम करके कई चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो शौचालयों का निर्माण किया गया है कितना भ्रष्टाचार भी है और जनता को कितनी समस्याएं हो रही हैं, ये आप खुद ही देख पाएंगे। अब कोरोना काल में जो सरकार जो राशन बांटे हैं, अभी राशन फ्री में लोगों को मिल रहा है। मतलब आप कहीं के भी रहने वाले हों, आप केवल अब आधार और अपना जो है राशन कार्ड नंबर बताइए और राशन कहीं भी ले सकते हैं। तो क्या ये भी जो है इसमें भी लूट मची है? ये तो प्रचार है और ये देखिए आप देखिए मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, इसमें वो कह रहे हैं राशन मुफ्त दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। तो ये मोदी जी दे रहे हैं या जनता के पैसों से लिया गया है? आप ये बताइए कि कितना एक जो पीएम केयर्स फंड में पैसा आया ये आम जनता से लिया गया, विदेशों से कितने चंदा आया, इसके अलावा भी वर्ल्ड बैंक से भी कर्जा लिया गया। ये सारा पैसा तो सब जनता के पैसा तो प्रचार तंत्र में करके मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं ये सब? तो जैसे जब बता रहे हैं कि जनता का पैसा आया, तो क्या जनता का पैसा क्या आप जैसे और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं पार्टियां का नाम नहीं गिनाऊंगा, नहीं ना ही मैं बताऊंगा, तो क्या जनता का पैसा हर पार्टियों में जाता था और भी पार्टियां काम कर सकती थी? लेकिन कहने के बाद तो फिर ये प्रचार ये झूठा प्रचार क्यों कर रहे हैं कि ये सब चीज़ मोदी जी कर रहे हैं? ये भारत सरकार कर रही है। आज आप सोचिए कोरोना का जो टीका लगा जो रिसिप्ट मिली उसमें मोदी जी का नाम फोटो लगाने की क्या जरूरत है? उस पर मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आपने देखा ही होगा। ये मिथ्या है, ये मिथ्या, ये जनता को बरगलाने का काम है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी पत्रकार लोग इस चीज़ को प्रमुखता से उठाएं और ये सब काम भारत सरकार करती है। जो जनता चुनती है वो सरकार चुनती है, ना कि वो मोदी और योगी चुनती। जो भी आता है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमें मोदी और योगी से मतलब नहीं है। आज उत्तर प्रदेश शासन है वो हमारा सरकार है, आज जो भारत सरकार है वो हमारी सरकार है। उसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति विशेष का चित्र अंकित होगा, उसको अपने लिए अगर उपयोग किया जाएगा तो वो भ्रष्टाचार है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और वैक्सीन, जैसे इसमें जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, लोगों को मुफ्त में लगाई जा रही हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार है। आपको, आपकी पार्टी को यही लगता है कि जो है भाजपा सरकार जो भी काम कर रही है उसमें सिर्फ भ्रष्टाचारी है? जनता को जो मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है, तो आप ये बताइए जो सरकारी हॉस्पिटल्स में जो मुफ्त इलाज जो कि पूर्व की सरकारों से चलता आ रहा है वो भी सब क्या मोदी जी ही कर रहे हैं? ये सब तो जनता के संवैधानिक अधिकार दिए गए कि जनता को बिजली मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जो संवैधानिक अधिकार दिए गए, इनका उपयोग आप अपने पार्टी के हित में कैसे कर सकते हैं? नहीं, जैसे आप बार बार सही बता रहे हो कि दवा जो मिल रही है बहुत पहले से मिल रही है, तो वैक्सीन का जो मुद्दा है कि इतने कम समय में इतनी जल्दी कोरोना पे काबू पाने के लिए टीका जो वैक्सीन लगाई गई है, हर पार्टियां पहले इसका विरोध कर रही थी, इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, काफ़ी सारी अफवाह फैलाई गई और उसके बाद वही पार्टी वाले आके अपना जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं और ख़ुद वो बाद में फिर ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। ये आप मुझे बताइए कि जो कोरोना जो इतने कम समय में इसका टीका इजाद हो गया, तो क्या आप इसका श्रेय भी भारत सरकार को देंगे कि इसका श्रेय वैज्ञानिकों को दिया जाना चाहिए, जो दिन रात हमारे लगे रहे, वैज्ञानिक चिकित्सा कर्मी जो लगे रहे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दिया, जो इसका श्रेय केवल उनको मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता कि इसका हकदार स्वास्थ्य? नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य कर्मी कहना ठीक है, सरकार को नहीं देना चाहिए, स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, इन सबको देना चाहिए। तो क्या आपको अगर ऐसा लगता है कि भारत सरकार आज बहुत अच्छा कार्य कर रही है और जो कि हम लोग बहुत ही प्रगति कर रहे हैं, तो आपसे मेरा एक सवाल है, आप खुद चेक कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कि आज विश्व में 163 देशों के बाद हमारा स्थान क्यों आता है प्रति व्यक्ति आय में, जबकि अमीर देशों की सूची में आज अमेरिका, चीन के बाद तीसरे नंबर पे भारत के लोग आते हैं अमीर में, अरबपतियों की लिस्ट में। ये फोर्ब्स मैगजीन छपती है, अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है, जिसमें है। तो अगर हम लोग इतनी ही तरक्की कर रहे हैं तो एक और हमारे प्रति व्यक्ति आय में हम लोग 163 देशों के बाद में आ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो धन कुबेर है उसमें हम लोग तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आज योगी जी कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संवर रहा है। आज आप देखिए क्या गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाई, उन्होंने तो वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में लेकर के आए थे, क्या हो पाया? महिला सुरक्षित हो पाई? कानून मंत्री के घर के बाहर ATM लूटे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? जंगल राज हुआ है। आज महिलाएं रात को छोड़े दिन में भी खुलेआम नहीं घूम सकती हैं। तो कमियां हैं और उत्तर प्रदेश का विकास कोई चीज़ नहीं हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश विकास हुआ है तो आप ये बताइए कि केवल और केवल आज हम लोग 25 प्रदेशों के बाद हमारा नंबर आता है, हम बिहार जैसे राज्यों से भी पीछे होते जा रहे हैं। तो ये कमियां हैं उत्तर प्रदेश की नीति में और उनकी नीयत में, उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए। MOU साइन किए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्घाटन हो रहे हैं, पीटा काटा जा रहा है, नाम बदला जा रहा है, ये सब क्या है? ये इनकी विफलताएं बताती हैं। तो अभी जैसे कि सन 2000 चुनाव आने वाला है, एक पार्टी एक और नई आई है मैदान में, तो कहीं ना कहीं इस पार्टी के आने से आपकी पार्टी पे कोई असर दिखता है?
पार्टियां कई हैं और कई और पार्टी कौन सी आई है मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही आपको बता चुका हूँ। IMM की पार्टी एक आई है, उस पार्टी से आने से मुस्लिम वोट बैंक कटेगा कि नहीं, और आपकी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फिर वही जातिगत प्रश्न होगा। नहीं जाहिद, नहीं किधर जाएगा, ब्राह्मण वोट किधर जाएगा, दलित वोट किधर जाएगा, सवर्ण वोट किधर जाएगा, हम इसकी राजनीति नहीं करते। हमारा एकमात्र उद्देश्य है जनता। जनता का मतलब है आपका किसी भी धर्म जाति विशेष का हो, उससे मतलब नहीं है, केवल जनता का भलाई कैसे हो सकता है, हम उसके केंद्र बिंदु लेकर के काम कर रहे हैं। नहीं आपका है कि आपकी पार्टी का है? हमारी पार्टी का दृष्टिगत है। अब आप हमारी पार्टी कई पक्ष में रख रहा हूँ आपके समक्ष। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनता की आवाज़ में खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संदीप यादव जी। संदीप यादव जी ने बहुत ही सारी कमियां सरकार के बारे में बताया कि इनकी ये कमियां हैं, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। इनकी सरकार अगर आती है तो जिनकी सरकार आती है तो पेट्रोल महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इस पर काम करेगी। जनता के कैमरामैन विपुल मिश्रा के साथ मैं अजय मिश्रा, आदित्य भारत न्यूज़, लखनऊ।